है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिलिपियन ट्यूब्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इस फिलिपियन ट्यूब्स को गर्भाशयिक नलिकाएं या यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। इसकी संख्या फ्रेंड्स 2 होती है। ये गर्भाशय के पार्श्व तरफ से निकलती हैं और जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 4 इंच अर्थात 10 सेंटीमीटर की होती है। इस फिलिपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग पाए जाते हैं। एक होता है यूट्राइन ओपनिंग और दूसरा होता है पेल्विक ओपनिंग। और फिलिपियन नलिका के जो होते हैं इसके 5 भाग होते हैं। तो चलिए एक एक भाग को देख लेते हैं। तो विस्तृत में एक एक भाग को हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये है हमारा जो आप यहाँ देख रहे हैं यूट्रस। उसके बाद ये आपको बॉल के समान दिखाई दे रहा है, ये 2 बॉल के समान ये है ओवरी। एंड ये जो आप नलिकाएं देख रहे हैं कोमा शेप का, यही है फिलिपियन ट्यूब। तो चलिए आप फिलिपियन ट्यूब के बारे में जानते हैं विस्तृत। फ्रेंड्स, ये वाली जो पार्ट होती है ये फिलिपियन ट्यूब और ओवरीज का एक कटिंग हुआ पार्ट है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, फिलिपियन जो नलिका होती है उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो वो चारों भाग के बारे में बता रहा हूँ। और जो 5वां भाग होता है वह होता है ये जो फिमरी आप देख रहे हैं यहाँ। तो एक एक करके चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहला ये जो भाग होता है इसको इंटरटाइटल पार्ट कहते हैं या अंतरालीय भाग कहते हैं। जो फिलिपियन नलिका जो होती है वह गर्भाशय जो दीवार होती है, यूट्रिन जो वाल होती है, उससे स्थित होती है और इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद इससे आगे जो भाग आते हैं उसको कहते हैं इथमस। यह फिलिपियन नलिका का गर्भाशय में खुलने वाला भाग होता है, जो कि एक 2.5 इंच का लंबाई की होती है। और यह जो भाग होती है ये यूट्रिन जो वॉल है उसको और इसके साथ साथ में जो यूट्राइन ट्यूब्स होता है अर्थात गर्भाशय नलिका, दोनों को जोड़ने का कार्य इथमस के द्वारा होता है। अब इसके आगे अगर इधर पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये वाली जो भाग होती है ये कहलाती है एम्पुला। और जो एम्पुला होती है यह वही स्थान है जहां निषेचन की प्रक्रिया होती है। और यह जो यूट्राइन ट्यूब होती है अर्थात फिलिपियन नलिका होती है उसकी सबसे चौड़ा वाली भाग होती है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लगभग होती है और इसकी चौड़ाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। अब इसके आगे बात करते हैं इन फंडिबुलम। तो इन फंडिबुलम में ऐसा भाग होता है जो फिलिपियन ट्यूब का फनल या कीप के समान जो चौड़ा आप यहाँ देख रहे हैं वह भाग होता है, जो कि पेल्विक गुहिका में अंडाशय जो के समीप में खुलता है। ये अंडाशय जो होता है उसके समीप में खुलता है। और इसके जो अंतिम भाग में जो उंगली नुमा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं जो निकले रहते हैं, इन्हें को हम फिमरी कहते हैं। इनमें सबसे जो लंबा उभार होता है उसको ओवेरियन फिमरी कहलाता है, जो कि जो ये अंडाशय के द्वारा जो अंडाशय होता है उसके द्वारा जो ओव्यूम होता है उसको जैसे ही वो रिलीज किया जाता है तो इन्हीं फिमरी के द्वारा इसको कैच कर लिया जाता है ओव्यूम को और उसको ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद यह प्रोसेस क्रमानुकंचन गति होती है इसमें फिलिपियन में, आगे मैं बता रहा हूँ। तो जो फिलिपियन ट्यूब होती है इसमें 3 इसके आंतरिक जो सतह होती है आप यहाँ देखेंगे, ये आंतरिक सतह, इसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, जिसमें सीरस मेम्ब्रेन होते हैं, दूसरा है पेशीय परत जिसको मस्कुलर लेयर कहते हैं, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सबसे जो बाहरी परत होती है, जो ये सबसे बाहरी परत होती है यह पेरिटोनियल परत होती है जिसको सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद जो पेशीय परत होते हैं, मस्कुलर जो लेयर होते हैं, यह परत 2 उप परतों में विभाजित रहती है, बाहरी लॉन्गिट्यूडनल एवं आंतरिक सर्कुलर होती है। इसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं और सबसे अंत में रहते हैं आंतरिक परत होती है। सबसे आंतरिक परत जो होती है वह म्यूकस मेम्ब्रेन का होती है और जो रोमक स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स फिलिपियन जो ट्यूब्स होती है उसके कार्य क्या क्या होती है। तो फिलिपियन ट्यूब का सबसे पहला जो कार्य होती है कि ये पेशी परत में होने वाली जो क्रमानुकंचन गति होती है, इसकी जो पेशी परत होती है इसमें क्रमानुकंचन जो गति होती है तथा म्यूकस मेम्ब्रेन में जो पाए वाले रोमों की जो गति होती है वो ओव्यूम को फिलिपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करने का एक सहायक कार्य करती हैं। दूसरा कि यह जो होती है मादा के अंडाशय से जो स्रावित ओव्यूम के पुरुषों के शुक्राणु से मिलने की जो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, वह निषेचन की प्रक्रिया फिलिपियन ट्यूब के जो एम्पुला जो भाग होता है वहां मैं अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, वहां निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं तीसरा जो कार्य होता है जिसको जाइगोट या युग्मनस कहते हैं, जो ओव्यूम और स्पर्म के मिलने से अर्थात शुक्राणु और अंडा दोनों मिलने के, मादा के ओव्यूम और पुरुष के शुक्राणु मिलने से जो युग्मनस जिसको जाइगोट कहते हैं, उसके जो बनने के कारण जो जाइगोट बनता है उसको गर्भाशय तक गति करने में भी सहायक होती है। और जो निषेचित अंडे होते हैं उसको इम्प्लांटेशन अर्थात गर्भाशय में जो आरोपण होता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन के 6 से 7 दिन प्रारंभ होता है तथा लगभग 11वें दिन में संपन्न होती है। तो यह कार्य फिलिपियन ट्यूब के द्वारा की जाती है। अब फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूँ कि निषेचन कैसे होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है
तो यहाँ दो पार्ट अब आपको और दिख रहा है, तो ये है अंडाशय और ये लिगामेंट ऑफ ओवरी के नाम से जानते हैं। तो लिगामेंट ऑफ ए ओवरी है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निषेचन। निषेचन कैसे होता है? तो निषेचन की प्रक्रिया, जब ये अंडाशय के द्वारा एक परिपक्व करके ओव्यूम रिलीज किया जाता है, तो ओव्यूम रिलीज किया जाता है तो इन फिम्बरी के द्वारा उस ओव्यूम को कैच कर लिया जाता है। उसको कैच करने के बाद इसमें जो गति होती है, क्रमानुकंचन जो गति होती है, इसके माध्यम से यह एम्पुला तक पहुंचते हैं। और एम्पुला तक पहुंचने के बाद जैसे उसी अवस्था या उसी दिनों के दौरान जैसे यह ओव्यूलेशन होता है मासिक धर्म के 11वें से 16वें दिन के बीच में, मुख्यतः वह 14 से 16 दिन के बीच में होती है। इस दौरान जब संभोग की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा जो पुरुषों के द्वारा स्खलित एजुकेशन किए गए जो सीमेन होते हैं उसमें लाखों संख्या में शुक्राणु होते हैं, और लाखों संख्या में जो शुक्राणु होते हैं वो यहाँ गति करते हुए आते हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ कुछ ही शुक्राणु पहुंच पाते हैं। इसके दौरान जो लाखों जो शुक्राणु होती हैं वो गति करते हुए शुक्राणु जो गति करते हुए आते हैं, और यहाँ सिर्फ अंडाणु को एक ही शुक्राणु भेद पाते हैं, और दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिलके एक जो होते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक ही शुक्राणु इस अंडाणु के न्यूक्लियस तक पहुंच पाता है। इसके बाद दोनों का जो न्यूक्लियस मिलने के बाद जो भी युग्मनज या जिसको जायगोट कहते हैं इसका निर्माण होता है, और इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें फिर इस जायगोट का इम्प्लांटेशन जो होता है वह गर्भाशय में होता है। तो गर्भाशय में इम्प्लांटेशन करने के बाद वहीं इसका वृद्धि और विकास होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।